By 8:05, I'll start my session. Okay, I'm just waiting for 2 more minutes, then we'll start. I hope my audio is well now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Okay, guys, let's start. So, is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. So, in today's session, this is GS history, and in this session, I'll be covering all the important invasion. Okay, that invasion started during the tenure of 7th century, 6th century, and this will, I can say, begin of medieval Indian history as well. तो बहुत सारी चीजें कवर करेंगे and all these things are very important. So again, I'm just giving these points as per the PYQ. जैसे PYQ आपका already examinations में आया हुआ है. I have given the same points as this PPT point, और जो भी आप PDF है PPT है उसको बिल्कुल bullets में इसी तरह से mention किया गया है. Is there anything which make you confused? Just write on your notebook and let me know at the end of the class. ठीक है, जब कोई भी point ऐसा हो जो confuse करेगा. But I'll try to give all the detailed class in 1 hour. ये possible नहीं है, but I'll try to complete this session. ठीक है, चलो फटाफट से start करो. So, as we have seen that there were some important rulers in our ancient time period. Mauryans we have read, Guptas के बारे में discuss हो गया. Then we have read about Satvahana also in our sessions. ठीक है, जिनके साथ sessions वो नहीं हुआ, don't worry, वो भी cover हो जाएगा. But that एंशियंट इंडियन सेशंस जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, और उसमें हम लोगों ने देखा दैट वी हैव ऑलरेडी सीन देयर वर सम क्लैशेस स्टार्टेड बिटवीन ऑल दी जो भी किंगडम है, ऑल दी किंग्स एट द टाइम ऑफ 6th सेंचुरी एंडिंग. जब एंड होता होता हम लोग देख रहे हैं देयर वाज कन्नौज स्ट्रगल. कन्नौज वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल एट द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी. कन्नौज स्ट्रगल बिटवीन 3 important rulers, that is Pala, Rashtrakutas and Gujjar Pratihar during the time period of 7th century. Okay. मैम फर्स्ट वाला क्या लिखे हुए हैं? पहला है गुज्जर, गुज्जर प्रतिहारा. ये कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल हो रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 7th सेंचुरी, बिकॉज एज वी हैव सीन कि गुप्ता टाइम पीरियड फिनिश्ड हो गया 4th सेंचुरी में,
और गुप्तास के बाद में बहुत सारे नेशंस आते हैं, बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, बट वो उतना प्रोलॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम्स, छोटे छोटा नेशंस बन जाता है। एट द सेम टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं, दिस इज लाइक अवर इंडिया मैप, अगर मैं इंडिया का मैप का, ये मैं बॉटम की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो हमारा डेक्कन एरिया है उस तरफ की बात कर रहे हैं। सो दिस इज आर कन्नौज। कन्नौज वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट बिकॉज इससे ट्रेड हो सकता है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट एज द माइंस डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो कन्नौज वाज इम्पोर्टेंट एरिया। तो जो भी किंगडम इस एरिया को कंट्रोल करेगा, बाय डिफॉल्ट ही विल बी द सेंट्रल पावर। तो दैट टाइम यहाँ पर इस एरिया में राष्ट्रकूटास है, ओके, एंड दिस एरिया बिलोंग्स टू पालास। बंगाल में पालास रूलर्स है, एंड दैट एरिया कवर्ड बाय गुज्जर प्रतिहारा। गुज्जर प्रतिहारा। तो क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सीन क्या चल रहा है कि ड्यूरिंग 7th सेंचुरी जो मेजर पावर्स है, राष्ट्रकूटा, गुज्जर प्रतिहारा, पालास, दे वर द मेजर पावर्स, बट दे वर बिजी फॉर कन्नौज स्ट्रगल। ये एक इस एरिया को कंप्लीट इस पर कंट्रोल करने के लिए आपस में ये कंटिन्यू बिजी है। उसी टाइम पीरियड में मीनवाइल यहाँ हम देखेंगे इस एरिया से एक इन्वेडर आ रहा है जो अटैक करेगा इंडिया पे, एंड दैट वाज द फर्स्ट अटैक। ओके, वी कैन से दैट वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो इंडिया पर होता है। तो अब हम उसको समझेंगे, उस पीरियड से स्टार्ट होगा आर मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री को अगर मैं सीधा दिल्ली सल्तनत से आपके पास स्टार्ट करूंगी तो आप उतना क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द entire story but in limited words. So I'm just focused on the important points for your examination purpose. उतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, just take on the important points for your examination. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि which is the first early invader. अगर ये क्वेश्चन आता है तो your answer will be मोहम्मद बिन कासिम. This person, मोहम्मद बिन कासिम, he attacked around 712 कॉमन ईरा, ठीक है, इसे आप एडी भी कह सकते हैं, कॉमन ईरा भी कह सकते हैं। अब ये आया कहां से? सो दिस इज द एरिया, सऊदी अरेबिया में उस समय एरिया था, तो ये इस एरिया से आता है और बाय द ऑर्डर ऑफ उमैयद खलीफत के ऑर्डर से आता है, ठीक है, एंड ही क्रॉस्ड बाय पर्शिया एंड ऑल एरिया और ही एंटर्ड दिस पाकिस्तान। तो उस टाइम पर इंडिया का ही पार्ट है, तो यहाँ पर सिंध एरिया है, ठीक है, सिंध एरिया, ही एंटर्ड इन इंडिया बाय दिस एरिया। एंड उसी टाइम पीरियड में कौन है इंडिया में? क्या कोई रूलर नहीं है? नो, दिस इज नॉट ट्रू, इंडिया हैव दैट रूलर, और उस रूलर का नाम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, राजा दाहिर। ही वाज द हिंदू रूलर ऑफ सिंध एरिया एट दैट मोमेंट व्हेन ही डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या याद रखना है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, 712 कॉमन एरा, एंड दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन कासिम। ही अटैक्ड ऑन इंडिया, और बस इसका क्या मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी मतलब जितना भी पैसा है, धन है, टेम्पल है, अटैक किया और वहां से पूरा खजाना लिया, जितना मनी पॉसिबल हो सकता है सब लेकर ही रिटर्न टू हिज प्लेस, ठीक है, वापिस आ जाता है। तो इसका कोई इरादा नहीं है इंडिया में रुकने का, ये सारा लूटपाट का सामान लेके वापस आ जाता है सऊदी अरेबिया में। बट एट द मीन टाइम ही वाज क्रॉसिंग ऑल दिस एरिया, अफगानिस्तान क्रॉस कर रहा है, इराक क्रॉस कर रहा है, एंड ही रिटर्न टू सऊदी अरेबिया। नाउ these all area came to know that how easily he attacked on India and he brought so much amount, तो हम भी अटैक करेंगे वन बाय वन। तो ये क्या करेगा, सबको इससे आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, इंडिया पे इस तरह से अटैक किया जा सकता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट अटैक वाज Mahmud of Ghazni. Okay, I hope you all heard these names. Yes or no? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Everyone. Okay, great. So Mahmud of Ghazni attacked around 1027 common era is important because that moment he attacked on Gujarat, the Somnath temple, which is very important portion, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल ही अटैक 17 टाइम, 17 रेड्स किया इसने,
फॉर दी वेल्थ ओनली, इसका भी पर्पस वही है, वेल्थ के लिए अटैक कर रहा है। एंड व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महमूद, तो गजनी इसका कैपिटल था, अफगानिस्तान, दिस एरिया, ठीक है, इस एरिया से आया है। तो ज्यादातर क्या होता है, कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि मेनली ये लोग कौन से एरिया से आते हैं, बट ज्यादातर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, सेंट्रल एशिया से आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आते हैं। महमूद ऑफ गजनी का डेट वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता होना चाहिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है। एंड ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल, तो आंसर विल बी महमूद ऑफ गजनी। नाउ अगेन इसका भी पर्पस वही है, मैक्सिमम वेल्थ प्लंडर, एंड ही डिड नॉट हैव इंटेंशन टू जस्ट ट्रेड ऑन इंडिया, तो ये बस वहां से वापस चला जाएगा, ही डोंट वांट टू मेक अ टेरिटोरियल एक्सपेंशन हियर, ही रिटर्न टू दैट प्लेस की, और अपना कैपिटल में जाके खूब ये अच्छे से पैलेस बनवाएगा, और वहां जाकर फिर और भी लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया तो इजी है, 17 टाइम अटैक हो रहा है, इसका मतलब सोचो कि कोई क्या प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इजिली यहाँ पर नेक्स्ट अटैक होगा 1173 में बाय मोहम्मद गौरी। अगेन ही कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, अफगानिस्तान से आ रहा है, ये अटैक कर रहा है इंडिया पर, और उस टाइम पीरियड में इसके अटैक को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूलर है, वो स्ट्रॉन्ग रूलर कौन है, अभी तो यहाँ तो सामने लिखा हुआ है, टेल द नेम, हु वाज देयर टू कंट्रोल मोहम्मद गौरी, व्हिच इंडियन रूलर वाज देयर, मोहम्मद गौरी। Muhammad Ghori तो also there, but who was opposing him from India side? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, मोहम्मद गौरी के सामने उसको रोकने के लिए इंडिया का उस समय रूलर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, यहां से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसको समझो। पृथ्वीराज चौहान सिंपल नहीं आएगा, पृथ्वीराज 3 आता है, पृथ्वीराज 3, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 3, और he has one more name, that is Rai Pithoda. Rai Pithoda. What was the capital of Prithviraj Chauhan? That is Ajmer. Ajmeru was the capital, which renamed by Ajmer. Just a second, guys. Okay, sorry. Yes. So Prithviraj Chauhan third, Rai Pithoda is the another name of this. पृथ्वीराज और अजमेरू इज द कैपिटल, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गया एग्जामिनेशन से। अब यहाँ पर देखो मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान हैड 2 इंपॉर्टेंट बैटल, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज बैटल ऑफ तराइन। एकदम दिमाग में बिठा लो, नेवर एवर फॉरगेट दोस बैटल्स, जो कि क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं उनको। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, बट इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान वाज विनिंग पार्टी, ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी, और वहां पर आकर ये एक डायलॉग, मतलब वही कि हम आप भाई ये निहत्था हो गया, हम इसको मारेंगे नहीं, छोड़ देता है, वहां पे ये मिस्टेक करता है, बिकॉज अगर उसी टाइम पीरियड में वो इसको मार देता मोहम्मद गौरी को, तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती, बट जो होना था वो हुआ। तो ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन नेक्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल जब होता है तराइन का, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है। अब उसके बाद की स्टोरी क्या है, मोहम्मद गौरी का क्या हुआ, मोहम्मद गौरी एज पर दी चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट भी है, उसका फ्रेंड भी है, तो ही हैज रिटन अ बुक, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। मैम चंद्र क्या बोले? आई एम जस्ट राइटिंग हिज नेम, चंद्र
वरदाई, चंद्रवरदाई, ठीक है। पृथ्वी राज रासो इन हिंदी एंड चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। सो इसकी बुक में ये मेंशन कर रहा है चंद्रवरदाई दैट मोहम्मद गौरी एट लास्ट किल्ड बाय पृथ्वीराज चौहान, बट और किसी भी क्रॉनिकल और किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। बट ये बुक कई बार आया है, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चंद्रवरदाई। इस बुक को आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, व्हेन मोहम्मद गौरी रिटर्न हो गया या उसके बाद क्या हुआ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो अपने 4 जनरल्स को अपने एरिया देकर जाएगा। पाकिस्तान he had 4 area and in India he has this area, ये पूरा एरिया, इंटायर पाकिस्तान वाला एरिया और सिंध वाला एरिया was came under the मोहम्मद गौरी। तो वो यहाँ पर एक पर्सन को छोड़ के जाएगा, that journal name is कुतुबुद्दीन ऐबक। Have you heard his name before? Guys, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या पहले आप लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है? Yes, ma'am. वेरी गुड। देखो, why I'm Yes, asking this question, if you are not supposed to know about कुतुबुद्दीन ऐबक और मैं कंटिन्यू सब कुछ बताती जाऊंगी तो you again miss something, no? बीच में अगर कोई भी चीज मिस कर दोगे तो फिर आगे की स्टोरी कैसे समझ में आएगी। तो whenever I ask something, तो try to answer everyone, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग क्लास में सो नहीं रहे हो। नहीं तो ज्यादातर बच्चों का होता है ना, क्लास में कैसे होता है, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन आ गए और खुद पिलो लेकर सोए हुए हैं और टीचर बस बोल रही है। तो आप लोगों का ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो मैं बाद में स्टिक लेके फिर पिटाई भी सबकी करूंगी। चलो, बैक टू द सेशन। सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द जर्नल ऑफ मोहम्मद गौरी एंड ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये है मोहम्मद गौरी का स्लेव। अब इस बात को ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है। स्लेव मोहम्मद गौरी या फिर सेंट्रल एशिया से, यानी ये वाला एरिया जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, इस एरिया का एक सिस्टम, यहाँ पर जितने भी मेल रूलर्स हैं ये अपने अंडर में कुछ स्लेव्स रखते हैं। और वो स्लेव्स कैसे होते हैं? स्लेव्स इनके लिए इनके भाई हैं, ब्रदर है, उनका पूरा ये ध्यान रख रहे हैं। और स्लेव क्या करेंगे कि अगर मेरे सुल्तान ने कह दिया कि किसी को जाके मर्डर कर दो, तो वो कुछ नहीं सोचेंगे, ही इमीडिएटली फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन विदाउट एनीथिंग इन देयर माइंड कि हमें रुकना है, सोचना है, कुछ भी नहीं। he immediately attack on that person as per the instruction of his, जो भी उनका रूलर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक was the slave and the journal of मोहम्मद गौरी। he was a very important person for him, ठीक है। इसीलिए वो जब इंडिया से रिटर्न जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर पूरा एरिया को कंट्रोल करेगा, बट he never announced himself as a sultan of India or as a sultan of Delhi। वो अपने आप को सुल्तान अनाउंस नहीं करता। Why I'm focusing this point? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका, ठीक है, ध्यान देना। अब now if someone asks you who founded the Delhi सल्तनत, तो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर हुआ है? हाँ मैम। यस मैम। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत तो आगे। अच्छा, अब टाइम को अगर हम नोटिस करें तो ये टाइम ऑलरेडी कौन सा चल रहा है? 1206 से स्टार्ट हो गया और ये 10 ईयर चलने वाला है 1526 तक। यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ होता है? Why most of the students get confused for the Delhi Sultanate? Because you have to understand there was not a one kingdom or one ruler during this tenure. There were 5 important dynasties, 5 different kingdoms rules between this tenure. इस time period में 5 अलग अलग kingdom रहे हैं और उन kingdom में कुछ rulers हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं।
ठीक है। एक आपको और नोटिस करना होता है कि इंपॉर्टेंट बुक राइटर्स कौन है, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में से बहुत सारे बुक्स जो है वो आपके क्रॉनिकल भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहली डिनेस्टी, ठीक है। फर्स्ट डिनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ममलूक डिनेस्टी. It has one more name, slave dynasty also. Slave dynasty because it is founded by Qutbuddin Aibak, and Qutbuddin Aibak was the slave of whom? किसका slave था ये? Slave of गौरी और गजनी. नो आंसर. कहाँ हो सब लोग? स्लेव ऑफ गौरी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक. इसके साथ ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट एवर मॉस्क्यू जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बनाया गया था, दैट इज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है. कहाँ पे बना है? दिल्ली में बना है. एंड इफ यू विजिट दिल्ली तो वहां पर आपको कुतुब मीनार आपने देखा होगा. अगर वहां नहीं देखा है तो गूगल पे देखा होगा. कुतुब मीनार एक लॉन्ग मीनार, एक बिल्डिंग है, ठीक है, विच इज मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. एक्चुअली नॉट मेड बाय, बट हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट दैट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बाय इल्तुतमिश. ये क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, ध्यान से समझना है इसको. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इल्तुतमिश द नेक्स्ट रूलर. अब यहाँ पर एक बात और समझना है जो कि इंपॉर्टेंट होता है. कुतुबुद्दीन ऐबक हैज 2 सन, उसके 2 बेटे हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर बनता है उसके बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो बनेगा इल्तुतमिश. लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक इसका एक बेटा भी रूल करता है. डू यू नो हिज नेम? किसी को मालूम है? नो मैम. अब देखो, ये चीज नहीं मालूम है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. आराम शाह. आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए आराम शाह वाज द रूलर, बट ही वाज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट रूलर, ही वाज अ वीक रूलर. सो दैट्स व्हाई इल्तुतमिश टेक ओवर कर लेता है और उसके बाद सक्सेसफुली रूल करता है 1211 से 1236 तक. इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने क्रिएट होंगे और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के. जैसे सबसे पहले, इल्तुतमिश वो पर्सन है जो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करेगा, ठीक है, और ये खुद से डिक्लेयर नहीं करता है. ही स्ट्रेट गोज टू दी खलीफा, उसके पास जाता है. बगदाद के खलीफा वो चीफ प्रिस्ट जैसे होते हैं, वैसे ही मुस्लिम में खलीफा होते हैं, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है. उनके पास ये जाएगा और उनसे परमिशन लेगा कि क्या मैं अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर सकता हूँ, बिकॉज इल्तुतमिश भी तो स्लेव है, तो ये अपने आप को कैसे डिक्लेयर करे. तो वहां पर इसको डिक्लेरेशन लेटर मिलता है. देन ही कैन प्रूव हिमसेल्फ कि ठीक है, अब मैं सुल्तान बन सकता हूँ. 1 सेकेंड. Now we can say who was the real founder of Delhi Sultanate. तो रियल फाउंडर अगर पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश राइट आंसर होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करता है क्या कि यहाँ पर सारा सिस्टम इसने सेटल डाउन किया, सेंट्रलाइज्ड अब पूरा तरह से इसने बना दिया है इंडिया में. आदित्य, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ. So he had started one system, that is Ikta system. Now what is Ikta system? कोई बता पाएगा? Anyone have the answer for this? Yes or no? Ikta system बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं मालूम है. अब यहाँ पे समझो, एम्पायर जो होता है, किंगडम जो होता है, अब वो बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे विलेज है, मल्टीपल टाउन्स है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे एरियाज है. सारे एरिया को एक सिंगल जो रूलर है वो कभी भी नहीं चला सकता.
आज भी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल पावर जो भी हो, बट एवरी स्टेट हैव देयर ओन सीएम, सभी के पास अपना चीफ मिनिस्टर है, इवन दे हैव गवर्नर। फोर्सेस को सैलरी देना, उनका पालन करना, वो सिस्टम वही है क्या? Yes. So what he did, he divided all these area into multiple regions. Absolutely. बहुत सारे regions में इल्तुतमिश एरिया को डिवाइड कर देता है, और ये regions कौन से होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक इस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, एक मैकेनिज्म बना देता है कि भाई आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो पूरी तरह फेथफुल है, ठीक है, रूलर के लिए पूरी तरह फेथफुल है, और मोस्टली यहाँ पर कौन पर्सन है जो कि रूलर के बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन होते हैं। यहाँ पर हर एक रीजन में उनको ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि अब ये लैंड आपका इक्ता है, ये लैंड आपका इक्ता है, ठीक है। इट सीम्स लाइक योर सैलरी, इसको सैलरी की तरह समझ लो, और इसके बदले में आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है whenever the king needed in war or something, any emergency situation. Every ikta senior have to go with their जो छोटा सेना ये लोग बना देंगे वो सब लेकर जाएंगे, and they have to attend all the emergency situation with the ruler. तो ikta system क्या है, that is a mechanism during the Delhi सल्तनत। और यही एकता सिस्टम जब हम लोग अकबर के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, यही मनसबदारी सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और मनसबदारी सिस्टम कह लो, आप उसे जमींदारी सिस्टम कह लो, वो बिल्कुल सेम वैसे ही चलने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना होता है, एकता सिस्टम का फाउंडर कौन है। बट ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि मीनिंग नहीं होगा तो कोई भी चीज याद भी नहीं रहेगी। हिस्ट्री कभी भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने का नाम नहीं है। You have to understand entire situation or the consequences of war. All are important for your examination purpose. इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है, एक न्यू कॉइन इसने स्टार्ट किया था, एंड द नेम ऑफ दैट कॉइन इज सिल्वर टंका, ठीक है। सिल्वर, चांदी का टंका शुरू किया था, जिसे आज आप लोग टका कहते हैं, ठीक है। टका कहते हैं ना, कितना टका हुआ, तो दैट वर्ड स्टार्टेड विद टंका और सिल्वर का था। और इसके साथ साथ में ही ऑल्सो स्टार्टेड वन कॉइन दैट इज जीतल, और वो था कॉपर का। ये कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ये सारे पॉइंट्स इल्तुतमिश के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ जाता है। अब इल्तुतमिश के बाद उसके टोटल 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन है उसके, जिसमें से एक रजिया सुल्ताना है, एंड शी वाज अ गर्ल, बट शी वाज अ कॉम्पिटेंट रूलर। तो इल्तुतमिश चाहता है कि उसकी डेथ के बाद रजिया सुल्ताना एक क्या बन जाए, रूलर बन जाए, किंग बन जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ये इजीली बन भी जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इसके एकता सिस्टम के जितने इसके इंपॉर्टेंट पर्सन है, सब इसको सपोर्ट करते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है, सब अपोज करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज कभी भी आज की डेट में भी कोई भी वुमन को अपने से ज्यादा पावरफुल होता देखता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तो एक क्वीन है, फर्स्ट टाइम कोई मुस्लिम क्वीन है, और वो कोई पर्दे के बिना आकर एकदम वैसा ही ड्रेस पहन रही है जैसे कि एक रूलर पहनता है। तो धीरे धीरे अब ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती, और जो लोग हैं वो रजिया सुल्ताना के अगेंस्ट हो जाएंगे, एंड रजिया सुल्ताना 1240 में शी डाइड, वो कुछ अटैक कोई कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो शी बिकेम द रूलर ओनली फॉर 4 years, बट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंड ओनली वुमन रूलर है इंटायर दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अब इसके अलावा आपको और क्या बात याद रखनी है, इल्तुतमिश हैव 3 सन, जिसमें से एक के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, दैट इज नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद। क्यों इस पर क्वेश्चन बनता है? बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्ताना, नसीरुद्दीन महमूद बिकेम द रूलर। 1240 से लेकर 1260 तक नसीरुद्दीन महमूद रूल करेगा, और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो है वो
कंट्रोल ले लेता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, इक्ता सिस्टम के साथ साथ में एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है और कनेक्टेड है इल्तुतमिश से, और वो है चालीसा। चालीसा ग्रुप, इल्तुतमिश हैव 40 स्लेव्स जो कि उसके लिए बहुत फेथफुल है, जैसा इल्तुतमिश बोलेगा वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एंड दीज चालीसिया बिकेम द इक्ता पर्सन ऑल्सो, इसी में से वो कुछ इक्ता पर्सन भी हैं। चालीसा ग्रुप में टोटल 40 लोग, 40 स्लेव्स हैं, ठीक है। और यही 40 स्लेव्स इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर्स है, स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। इनमें से एक है ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है। ग्यासुद्दीन बलबन नोटिस करता है कि 1240 के बाद नसीरुद्दीन महमूद व्हेन ही बिकेम द रूलर, सो ही वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, ही वाज अ वीक रूलर। तो ग्यासुद्दीन बलबन प्लानिंग करके नसीरुद्दीन महमूद को उसको मार देता है, उसका मर्डर कर देता है और नेक्स्ट रूलर बन जाता है 1266 से 1287 तक। ही वाज इंपॉर्टेंट रूलर क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, इसने इंपॉर्टेंट तो एक पैटर्न शुरू किया जिसका नाम है सिजदा और पाइबोस। ग्यासुद्दीन बलबन ने कहा कि जो सुल्तान है वो क्या है, इट्स सिमिलर टू गॉड, आपको उसको अल्लाह की तरह मानना चाहिए, गॉड की तरह मानना होगा। और क्या करना होगा, आपको किसी को भी जब एंटर करना है कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में, तो आकर सिजदा करना होगा। इट वाज लाइक अ पोस्चर, एंटर करोगे और उसको सलाम करोगे, ठीक है। और पोस्चर है, और भी 2-3 मूवमेंट है, बट आपको उतना सब नहीं समझकर सिर्फ ये समझना है कि सिजदा और पाइबोस जो है वो दो इंपॉर्टेंट पोस्चर स्टार्टेड बाय द ग्यासुद्दीन बलबन, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके बाद ममलूक डिनेस्टी में से जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिनेस्टी आता है खिलजी डिनेस्टी। खिलजी में आप सभी ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम डेफिनेटली सुना होगा। Alauddin Khilji, everyone you heard this name, Alauddin Khilji? Yes, ma'am. Everyone? अच्छा, फर्स्ट लेट मी नो कि वो हम लोगों ने अभी ममलूक डिनेस्टी फिनिश किया, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी का? जल्दी बताओ। नहीं मैम। एवरीवन क्लियर हो? कंफ्यूजन है? हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बताओ। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो। नाउ लेट्स स्टार्ट, विल सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू खिलजी डिनेस्टी। अच्छा, खिलजी डिनेस्टी जो है दैट वाज रूल्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत। उस टाइम पीरियड में 1290 से ये सिर्फ 1320 तक, बहुत कम टाइम पीरियड तक रूल करता है। तो यस, वी कैन से इफ समवन आस्क यू which dynasty has the minimum time period during Delhi Sultanate, तो आप आराम से उसका आंसर कर सकते हो कि दिल्ली सल्तनत हैज द मिनिमम पीरियड, बहुत कम समय तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। लेकिन वो कम पीरियड तक भी रूल करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन खिलजी डिनेस्टी से बनता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन विल, मतलब दे विल आस्क ओनली अबाउट अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि फाउंडर कौन है, तो फाउंडर वाज जलालुद्दीन खिलजी, एंड यू हैव ऑल सीन दैट मूवी, उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा जलालुद्दीन खिलजी कौन थे और अलाउद्दीन खिलजी कौन है। अलाउद्दीन खिलजी सन इन लॉ है जलालुद्दीन खिलजी के, और इनके भतीजे भी है, ठीक है, बेटे भी है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में। एक तो ये अपने आप को कहलाते हैं सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी। अच्छा, जो स्टूडेंट कंप्यूटर से क्लास ले रहे हो वो कभी कभी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि समटाइम इट हैपन, नो आई मोस्टली इरेज दोस पॉइंट्स जो कि जगह नहीं बचता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो जो मिस हो जाता है। जैसे सिकंदर सनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। इसको पूरा वर्ल्ड जीतना है, ठीक है, इसका ड्रीम था कि मैं पूरा वर्ल्ड जीतूंगा, इसीलिए ये सिकंदर सनी के नाम से भी काफी पॉपुलर होता है। ये मंगोल इन्वेजन को कंट्रोल करता है, और फर्स्ट टाइम कोई ऐसा डिनेस्टी हो रहा है या नॉर्थ का कोई ऐसा किंगडम है जो डेक्कन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मल्लिक काफूर।
मल्लिक काफूर इसका स्लेव, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, बहुत ही कॉम्पिटेंट इसका, ये कह सकते हैं गवर्नर कह लो, बहुत सारी पावर्स है जो मल्लिक काफूर को इसने दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डिनेस्टी ममलूक डिनेस्टी के बाद आता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए है, फिर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करेगा, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आएगा। कारण क्या है इसका, एक रीजन है। जलालुद्दीन खिलजी के लिए रिसेंट एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसे खिलजी ये दिल्ली सल्तनत का सेंट रूलर भी कहा गया है, पता नहीं क्यों कहा गया है, लेकिन कहा गया है सेंट रूलर, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दिस, ये तो सिर्फ सब लोग लड़ते ही झगड़ते रहते हैं, एक ही काम किया है इन सभी ने, ये सब बैटल में रहे, कोई भी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किसी का ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखता नजर नहीं आया। बट जलालुद्दीन खिलजी को एज पर सम क्रॉनिकल सेंट रूलर भी किसी ने मेंशन किया है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, इसका टाइम पीरियड अगर डिस्कस करें तो इसका टाइम पीरियड 1296 से स्टार्ट हुआ और 1316 तक रहा, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में इसने क्या किया है, इसने जलालुद्दीन को किलिंग करने के बाद बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया। सबसे पहले तो इसे ये समझ में आया कि अगर मैं मार्केट को कंट्रोल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करूंगा। इसका कोई दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि मुझे कॉमन पीपल के लिए बहुत अच्छा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ही जस्ट वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद इट। तो आर्मी स्ट्रॉन्ग तभी होगा अगर सैलरी कैश में मिलेगा, और कैश में सैलरी तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है। टैक्स कलेक्शन के लिए इसने जो एग्रीकल्चर है उस पर 50% टैक्स लगा दिया था। ये फर्स्ट रूलर था जिसने इतना ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर पे लगाया था। अब इसके अलावा इसने मार्केट कंट्रोल और प्राइस रेगुलेशन पॉलिसी स्टार्ट की। ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर उसके आर्मी के जो पर्सन है उनको मार्केट में कोई चीज महंगी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ाने की बात भी हो जाएगी, तो वो चाहता नहीं है, इसलिए प्राइस रेगुलेट करता है और मार्केट कंट्रोल करता है। Can you just please repeat the tax collection part? What is this? Can you please ask again? I didn't heard you. कौन है बताओ? वो टैक्स कलेक्शन वाला थोड़ा सा एक बार रिपीट करिए। Yes. हाँ, yes again. अच्छा देखो, ये उस टाइम पीरियड की बात है जब मार्केट में मल्टीपल टाइम ऑफ क्या हो रहा है, ट्रेड चल रहा है, ट्रेड भी हो रहा है, बाहर से लोग आके सामान यहाँ पर सेल कर रहे हैं इंडिया में। उस टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है, अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता है कि मुझे तो सिकंदर बनना है, तो मेरे को एक ऐसी आर्मी बनाना होगा जहां पर मेरे जो पूरी आर्मी है वो खुश रहे, उसको सैलरी देनी है मुझे, तो सैलरी मैं दूंगा तो सैलरी उनके लिए कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा, मैं मार्केट कंट्रोल करूंगा। कैसे करेगा कि मार्केट में मान लो अगर 50 शॉप है किसी भी एक चीज की, सपोज समवन सेलिंग मैंगो, तो इफ समवन आस्किंग फॉर 60 रुपीज पर केजी, अनदर पर्सन आस्किंग फॉर 50 रुपीज पर केजी, अनदर आस्किंग फॉर 40 रुपीज पर केजी, तो ये जो पूरा मार्केट का ऐसा एरिया हो जाए तो फिर क्या करेंगे लोग ज्यादातर किसके पास जाते हैं, जिसके पास 40 रुपीज केजी होगा या तो उससे लेंगे। अच्छा, इन्फ्लेमेशन मार्केट में आएगा तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कहेंगे नहीं हम तो बढ़िया चीज लेंगे। तो इस चीज से क्या होगा, जो उसकी आर्मी है उसमें कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि भाई सैलरी कम है, हम इतनी महंगी चीज कैसे खरीदे, तो उसने क्या किया, प्राइस को रेगुलेट कर दिया कि आई एम राइटिंग द प्राइस ऑफ मैंगो ऑन अ बोर्ड कि 60 रुपीज ही आज के दिन सेल होगा, तो द इंटायर जो भी आपके मार्केट में मैंगो जो शॉपकीपर बैठे हैं, दे हैव टू सेल देयर मैंगो बाय द प्राइस ऑफ 60 ओनली। ये था मार्केट कंट्रोल और प्राइस रेगुलेशन। अब ये प्राइस रेगुलेशन करना, कौन वहां पर एक ऑफिसर भी तो होना चाहिए जो इन सब चीजों को मेंटेन करेगा। अलाउद्दीन थोड़े ना रोज अपना जा जाके मार्केट में घूमेगा। So he made a post, that person name is शाहाना मंडी। शाहाना मंडी ये पोस्ट है, ऑफिशियल है। इसका काम है ये चेक करना कि कौन इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। दैट इज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड प्राइस रेगुलेशन। सभी का प्राइस इक्वल होना चाहिए, कोई भी सेलर
प्राइस को बढ़ाकर सेल नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से वो एक लास्ट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि उसके जितने भी पर्सन है, आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनको हर एक चीज बहुत ही सही रेट पे मिल रहा है। तो कोई भी चीज, आज देखो मार्केट में हम लोग क्यों परेशान होते हैं कि देखो चीजें कितनी महंगी होती जा रही हैं। आज अभी सावन चल रहा है तो देखो सब लोग अभी नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, इसी वजह से पनीर जो है वो 800 हो गया। कल को जैसे सावन का फिनिश हो जाएगा, पनीर का मार्केट में रेट 450 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रेगुलेट कौन कर रहा है? हमारे लीडर्स क्यों नहीं इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं? क्यों किसी को महंगा खाने पड़ रहा है? तो ये सारी चीजें जो है वो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेंटेन की, ठीक है। इसके साथ साथ में उसने कुछ पोस्ट बनाई है, एक है दीवाने रियासत और एक है दीवाने मुस्तकराज। ये जितनी पोस्ट है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है या मोहम्मद बिन तुगलक है, बहुत सारे रूलर है जो अपने टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनाएंगे और उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो मैंने इसी पीपीटी में, पीडीएफ में नीचे में वो पूरा एक टेबल दे दिया है जिसमें ये सारी पोस्ट हुई, तो बिल्कुल घबराना नहीं, उससे सब कुछ मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट खिलजी डायनेस्टी। कोई इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो फटाफट मुझसे पूछ सकते हो आप। No. कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। चलो, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, कई बार ऐसा होता है ना, फाउंडर के साथ साथ में लास्ट रूलर के बारे में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? सो आंसर होगा कुतुब अल दीन मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह। अच्छा, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर ऑन कंप्यूटर, और अगर मोबाइल पे भी हो तो ट्राई टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट मैं वैसे तो इरेज नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। तुगलक डायनेस्टी से 3 इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे और तीनों के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैंने मेंशन कर दिया है। सो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे समझना है, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 कॉमन ईरा तक रूल करेगा। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है मैम डेट याद नहीं रहता है ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मैम डेट कैसे याद रखेंगे। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के बर्थडे याद रखते हैं कि गिफ्ट परचेज करना है तो हमें याद रखते हैं। अब तुम कहोगे यार बर्थडे तो एक ही आता है, तो फ्रेंड्स भी तो आजकल एक नहीं है, सबके याद रखते ही हो ना डेट्स, तो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी के भी डेट याद रखते हैं। चलो, सबसे पहले हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो दैट इज गयासुद्दीन तुगलक। ये भाई फाउंडर और ये इंपॉर्टेंट रूलर है। गयासुद्दीन तुगलक को एक और नाम से जाना जाता है और कई बार क्वेश्चन आता है, इसे गाजी मलिक कहा जाता है, गाजी मलिक, ठीक है। तुगलक पॉलिसी जो है वो काफी हार्श है, किसके लिए? मंगोलों के लिए। मंगोल्स कौन है? मंगोल एक ट्राइब है उस टाइम पीरियड पर जो हमेशा एक मौका ढूंढ रहा है इंडिया पर अटैक करके, ये जो यहाँ पर मुस्लिम्स आ गए हैं इनको हटाना, कि भाई अब हम भी तो रूल करें, इन्होंने तो बहुत पैसा लूट लिया, अब हम करेंगे। तो मंगोलों का इन्वेजन सक्सेसफुली कंट्रोल किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद वही मंगोलों का इन्वेजन तुगलक डायनेस्टी पे गयासुद्दीन के टाइम पीरियड पे भी पूरा है। अब यहाँ पर इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें की हैं। सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आता है एक फोर्ट, तुगलकाबाद एक प्लेस है, वहां पर इसने किला बनाया, दिल्ली के पास में तुगलकाबाद फोर्ट है। और इसके रेंज में मोस्टली क्या होता है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी स्टेबल करने की कोशिश की, ठीक है, और काफी लोगों को इसने अपॉइंट किया है, और ये ऐसे कह सकते काफी हम्बल रहा है। जैसे खिलजी डायनेस्टी में मोस्टली बैटल में लगे रहे, अटैक में लगे रहे, बट गयासुद्दीन तुगलक जो है वो कंट्रोल करना चाहता है इन सब चीजों को, और वो एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। बट काफी जल्दी इसकी भी डेथ हो जाती है, तो ये चीज हो नहीं पाती है, ठीक है। अब गयासुद्दीन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो आता है इसका जो प्रिंस है, इसका जो बेटा है वो है जोना खान। और फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मुझे ये बताओ
कि आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना है? तो आप Yes, लोगों ma'am. ने जोना खान का Yes, नाम ma'am. सुना है? No, यस। ma'am. कितने No, मजे ma'am. की बात है कि दोनों पर्सन एक ही है, ठीक है। जोना खान प्रिंस है और उसी का दूसरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में फंसते हैं स्टूडेंट, और हमें ये चीजें पढ़नी होगी। बहुत एम्बिशियस रूलर है, बहुत दिमाग का भी तेज है, लेकिन इसका दिमाग समय के साथ नहीं चल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 5 एक्सपेरिमेंट करेगा और वो 5 एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमें इससे कोई खास मतलब है नहीं कि उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हमारे लिए खास क्या पड़ जाता है कि क्वेश्चंस में आ जाता है। जैसे इसका पहला एक्सपेरिमेंट था कैपिटल को शिफ्ट करना, दिल्ली से दौलताबाद। इसने ये नोटिस किया कि मंगोलों का कंटिन्यू अटैक हो रहा है और सेंट्रल एशिया से और भी रूलर अटैक करते जाते हैं। रीजन क्या है कि हम दिल्ली में हैं, तो ऐसे करते हैं हम कैपिटल चेंज कर देते हैं और कहीं दूर एक कैपिटल बनाते हैं। तो दौलताबाद कहाँ पर है? ये जो डेक्कन एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे है देवागिरी। देवागिरी का नाम दौलताबाद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अटैक करके इस एरिया को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। दौलताबाद को जब यहाँ दिल्ली से ये यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर करना चाहता है, बट ये एक्सपेरिमेंट सुपर फ्लॉप हो जाता है क्योंकि एक तो बहुत डिस्टेंस है, लोग काफी मारे जाते हैं, पैसे का काफी नुकसान होता है, खजाना वगैरह भी काफी नुकसान हो जाता है। तो अगेन ये इस एक्सपेरिमेंट को कैंसिल करके अगेन दिल्ली में आ जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन तब तक तो लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद इस लॉस को बेयर करने के लिए ये क्या करेगा, इसको लगेगा कि हमें अपने सिल्वर और गोल्ड को सेव करना चाहिए। अब सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, तो हम कैसे अपने मेटल को सेव कर सकते हैं? सो व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस्ड वन टोकन करेंसी, ठीक है, कि भाई सिमिलर आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस टोकन करेंसी, और उसको मार्केट में फ्लो कर देंगे और जो भी मेटल करेंसी है उसको वापस ले लेंगे। बट व्हाट ही डिड, उसने गलती से क्या किया है, टोकन करेंसी तो उसने इशू कर दिया बट उस पर कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टैंप नहीं किया जो कि ये पता चल सके कि दिस इज स्पेसिफिकली साइंड बाय द रूलर ओनली, कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। तो अब ये टोकन करेंसी बहुत इजीली किसी भी घर में फॉरफेटेड हो रही है, नकली बन रही है, तो अगेन इसका लॉस हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट ये चीज क्या करता है, दोआब रीजन। अब ये दोआब रीजन कहाँ है? देखो ये जब भी मैं मैप बनाती हूँ, क्यों बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये सारे एरियाज जो है फिट हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को घर पे भी करना होता है, ये खुद बनाया करो थोड़ा सा। मैं अगर ड्राइंग थोड़ा बहुत कर सकती हूँ तो आप लोग तो मेरे से कहीं अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, ठीक है। मैप वैप बनाया करो। ये एरिया से गंगा और यमुना रिवर निकलती है और यहाँ पर बनता है दोआब। दोआब का मतलब होता है वेयर टू रिवर्स मेड विथ ट्रिब्यूटरी, ठीक है, और वहां पर और भी रिवर्स बन जाते हैं। तो दिस एरिया वाज वेरी फ्लरिश्ड, बहुत अच्छा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत डेवलप करता है। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक जो एमबीटी है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी सोचता है कि भाई बहुत लॉस हो गया, मेरे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो सिर्फ एग्रीकल्चर से आएगा, बिकॉज ट्रेड में तो ये सारे रूलर उतना दिमाग लगा नहीं रहे हैं। तो अब इस एरिया पे ऐसा करते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं। सो ही पुट हैवी टैक्सेशन ऑफ दिस रीजन, बट इट वाज हिज बैड लक। उसी टाइम पीरियड पे यहाँ पर क्या आ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, यहाँ पर पूरा तरह से फेल हो गया कल्टीवेशन, और यहाँ पे भी उसे लॉस हो। अब इसी बीच में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका नेक्स्ट रूलर जो बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज मोहम्मद बिन तुगलक की इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी पॉलिसीज जो है कई बार पूछी जाती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक 1351 टू 1388 तक रूल करेगा और ये कोशिश करेगा कि भाई एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि व्हाई वी ऑलवेज फोकस ऑन द रिवर्स, व्हाई वी ऑलवेज डिपेंड ऑन द रिवर्स, व्हाई डोंट वी मेक सम सेपरेट सिस्टम। कुछ ऐसा करते हैं कि पानी सारे कल्टीवेशन तक इजीली पहुंच सके। So he started to digging up some canals. So constructed canal and public works is important department started by
फिरोज शाह तुगलक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने टाइम पीरियड में जो टैक्स वगैरह लगाया था उसको रिमूव कर देता है और कुछ टैक्स लेता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट टैक्स ये जरूर याद रखना जो क्वेश्चंस आता है। एक है खराज, खराज, एक है खम्स, एक है जिजिया टैक्स और एक है जकात, ठीक है। इसका जरूर याद से स्क्रीनशॉट ले लेना। खराज, खम्स, जिजिया एंड जकात, all these taxes are important. What is kharaj? This is 1/10 produce, ठीक है, of land. ये सारे इंपॉर्टेंट टैक्स है जो उस टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे चल रहे। देन व्हाट इज थम्स? थम्स है 1/5 वार बूटी विच इज वॉन बाय अ पर्सन, ठीक है, कोई भी किंग है जो वार बूटी जीतता है उसका 1/5 टैक्स जो है वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जिजिया क्या है? इट इज अ पिलग्रिमेज टैक्स जो पोल टैक्स भी है। स्टार्टिंग में क्या होता था, जिजिया टैक्स जो है वो सिर्फ पोल टैक्स बनाकर स्टार्ट किया गया था कि जो भी वहां से गुजरेगा उसे एक पोल टैक्स देना होगा, उस एरिया से या उनके एरिया से वो पोल टैक्स देगा। बाद में जिजिया एक पिलग्रिमेज टैक्स बन गया। कोई भी अगर नॉन मुस्लिम जो होगा, अगर उसे किसी भी तीर्थ पर जाना होगा तो उसे ये टैक्स वहां के सुल्तान को देना होता है, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। नेक्स्ट इज जकात। अब ये क्या है? कोई भी रिलीजियस पर्पस से मुस्लिम जो है ये टैक्स देंगे अपनी इच्छा से, ठीक है। मुस्लिम टैक्स लगता है ऑन स्पेसिफिक ओकेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट टैक्सेस ऐसे जरूर आप लोग ध्यान रखें। अब फिरोज शाह तुगलक, मैम हाँ हाँ जी मैम थोड़ा खराज और लास्ट वाला जो जकात ये थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, समझ में हाँ नहीं हाँ आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो खराज टैक्स क्या है, मेनली क्या होता है कि जो किंग है उसके पास अपनी लैंड भी, पहले वो अपने अंदर की जो लैंड होती है उस पर उसका कंट्रोल है, लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए देगा। जब वो कल्टीवेशन के लिए देगा तो उसका 1/10 प्रोड्यूस पार्ट जो होगा, ठीक है, वो किसको दे देगा? वो खुद को लेगा कि ये मेरा है, बाकी जो है उसको दे दो, जो किसान है उनको दे दो। खराज टैक्स है, ठीक है। खम्स क्या हुआ? अच्छा खम्स तो आपको पता चल गया। जकात क्या होगा? जकात है जैसे कोई त्योहार आ गया, ईद आ गया, कोई मुस्लिम का ऐसा कोई त्योहार और कोई ओकेशन आ गया, तो उस समय मुस्लिम्स को अपनी इच्छा से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स देती है, उसे जकात कहते हैं, जो कि नेकी वाले कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब समझ में आया? हाँ मैम, सिर्फ मुस्लिम लोग को ही देना पड़ता था। जकात सिर्फ मुस्लिम देते थे, जिजिया हिंदू देते थे, अच्छा अच्छा। ठीक है। जिजिया तब देना पड़ता था जब वो कोई तीर्थ करने जाएंगे। अगर उन्हें कोई तीर्थ करना है तो उन्हें पहले टैक्स देना है गवर्नमेंट को, उसके बाद वो तीर्थ जा सकते, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अब ये देखो ये मुस्लिम पे टैक्स क्यों लग रहा है? अब ये Ma'am, जो, can you please, यस प्लीज, ma'am, can you please elaborate on Khami text? I didn't get it. One by festival. व्हिच वन? खम्स? Yes, Kham text. Okay. Kham was a war booty tax. When a ruler or a king won a battle, so he got so much booty with him, so he just distribute 1/5 of that part to the soldiers. That's all. अपने soldiers में बांट देगा, otherwise he just distribute that money into the poor people. तो उसे खम्स कहा जाता है। Understood or not? Got it. Thank you. Okay. So guys, now Diwan-e-Khairat, it is very important. Diwan-e-Khairat, he has started one department, that is a charity department, ठीक है। Diwan-e-Khairat जहां पर ये टैक्स कलेक्ट करेगा, then he just spend those money to the poor people, उनकी बेटियों की शादी करवाएगा। बट ही वॉज ये कह सकते हैं बहुत हार्श है और ये लीनियंट है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। तो ये मुस्लिम्स बच्चों की जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करवाएगा,
और बेरोजगार है उनको पैसा देगा, तो ही हैज ओपन दिस डिपार्टमेंट दैट इज दीवाने खैरात, ठीक है। इसके अलावा ही स्टार्टेड वन मोर डिपार्टमेंट दैट इज दीवाने बंदगान, एंड दिस डिपार्टमेंट स्टार्टेड फॉर द स्लेव, ठीक है। वट एवर स्लेव्स ही कलेक्ट फ्रॉम दी वॉर, तो वो स्लेव्स को ये कैसे करके यूटिलाइज करता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, अपने आर्किटेक्चर वर्क में, ये सारे स्लेव्स को यूटिलाइज करेगा। सो दीज इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मेड बाय फिरोज शाह तुगलक। He also popular for one point that he preserved Ashokan pillars, because he didn't know that Ashokan pillars related to the Indian history, but he thought that this is the precious metal, so he preserved that metal, Ashokan pillar, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैयद डिनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। सैयद डिनेस्टी हैज लिमिटेड टाइम, बट उस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट ये रहता है कि 3 रूलर है और ये तीनों रूलर एक क्रोनोलॉजी में, ठीक है, उस क्रोनोलॉजी को समझना है। अब आप सभी ने तैमूर का नाम जरूर सुना होगा, तैमूर सुना है आप लोगों ने? नहीं मैम, नहीं सुना। नहीं Yes, सुना? ma'am. अच्छा अच्छा, सुना, ठीक है। तैमूर भी एक इन्वेडर है, एक अटैकर है जो इंडिया पे अटैक करता है, ठीक है। अब ये देखता है कि भाई इस टाइम पीरियड में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो काफी वहां पर वीक है, क्योंकि तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है लास्ट में बहुत वीक हो गया, उसके बाद के रूलर उतने कॉम्पिटेंट नहीं आते हैं, तो तैमूर अटैक करता है, ठीक है, इंडिया पे उसी टाइम पीरियड पर। और यहाँ पर वो काफी अपना पैसा वैसा लूटता है और लूट के चला जाता है, लेकिन अब जो जीत जाता है तो अपने यहाँ पर वो जो अपना गवर्नर है उसको अपॉइंट करके जाता है, और वो गवर्नर है खिजर खान, सैयद डिनेस्टी से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं? टोटल 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ सैयद डिनेस्टी से। एक तो विच गवर्नर अपॉइंटेड बाय तैमूर, दैट इज खिजर खान, और इसकी क्रोनोलॉजी, सबसे पहले खिजर खान, देन मुबारक शाह, his son, then his son Muhammad Shah. Only 3 ruler were important for Sayyid dynasty. इसके अलावा इससे रिलेटेड अभी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। फाइनली आ जाता है 5th डिनेस्टी, दैट इज लोधी डिनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। लोधी डिनेस्टी से काफी क्वेश्चंस बनता है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके फाउंडर पर क्वेश्चन बनेगा, बहलोल लोधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसने एम्पायर को काफी ज्यादा डेवलप किया है। चिंता मत करो, यहाँ मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, बट जब इसका मैं PYQ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट सेशन में, हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सिकंदर लोधी ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो आज की डेट में भी हम लोग यूज करते हैं। व्हेन वी आर यूजिंग गज, कितना गज एरिया है, कितना गज ये प्लॉट है, कितना गज जमीन है, सो दीज ऑल थिंग्स गज वी आर यूजिंग which is initiated by the सिकंदर लोधी, सिकंदर एक गज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसने स्टार्ट किया है। He expanded the empire and he founded the city आगरा, जिस आगरा पे बाद में अकबर ने काफी टाइम पीरियड तक यहाँ पर अपना रूल किया, उसको कैपिटल बना के रखा है। This city was founded by सिकंदर and he has wonderful administration, और एग्रीकल्चर को भी इसने काफी प्रमोट किया है, उसके लिए भी काफी ज्यादा काम किया है। बट हमसे जो क्वेश्चन लोधी डिनेस्टी से पूछा जाता है वो पूछा जाता है पानीपत का फर्स्ट बैटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत फर्स्ट बैटल। So what is the date of Panipat first battle is that is 1526. This date is very very important, इसको तो दिमाग में एकदम बिठाना है। 1526 is Panipat first battle, and that battle between Ibrahim Lodi versus Babur. And this is the end of Delhi सल्तनत, यहाँ आके दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लास फिलहाल यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है? इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क अबाउट ऑल डिनेस्टी और कोई भी रूलर? तो मुझे फटाफट आप लोग बता सकते। यस, टेल मी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इंटायर PDF, सब कुछ समझ में आया?
कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं मैम। वेरी गुड. सो आई एम जस्ट सेंडिंग दिस पीडीएफ और इसको फिर से थॉरली एक बार रीड करना है सो दैट नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सब कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है. ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे. सो दिस एंटायर थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. सो आई एम सेंडिंग दिस पीडीएफ इन द ग्रुप. Oh my God, who is singing? मैम ये वीडियो का कौन गा रहा है, किसको सुनना है अभी? मैम ये वीडियो का लिंक थोड़ा व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा तो. ओके राहुल जी, ठीक है, लिंक आपको जरूर मिल जाएगा ग्रुप में. बट प्लीज ये शेयर जो कर रही हूँ पीडीएफ, इसको जरूर पढ़ना है सबको. ओके ओके मैम. Ma'am, Okay. there is no group. व्हाट वैष्णवी, व्हाट हैपेंड? Ma'am, I'm not added in a group. यू स्टिल नॉट एडेड इन द ग्रुप? No, ma'am. जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन. Ma'am, I am also not. ओके जस्ट अ सेकंड, एक मिनट होल्ड करो. Okay, Vaishnavi, you are not in the group, right? No, ma'am. Vaishnavi, and another one, Harish. I sent your name to the group earlier. तूने अभी तक ऐड किया है, मैं आज ही चेक करती हूँ. Only two of you I am got in also the not group. added. Arfa, I'm also not added. Yes, ma'am. Ayushi. Okay. How is this possible? I told you your name. अच्छा ठीक है, डोंट वरी, ऐड हो जाओगे अगर आप नहीं भी ऐड हुए हो. एंड आई सेंड ऑल दी इम्पोर्टेंट पीडीएफ टू यू एज वेल. ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट दिस, और इसको कंटिन्यू कुछ करना है उसके बाद. मैम जिस ग्रुप में लिंक आता है क्लास का, उस ग्रुप के बाद हो रहे हैं. हाँ, क्या फाइल, क्या बोल रहे हो? मैम जिस ग्रुप में क्लास का लिंक भेजते हैं उस ग्रुप के बारे में बात हाँ कर रहे हैं. हाँ, उसी ग्रुप अच्छा, में अच्छा. पीडीएफ आता है ना. हाँ हम सब है. ठीक है, हाँ, बस हाँ. उसी ग्रुप में ये स्टूडेंट्स ऐड नहीं है, तो एक बार इनको ऐड करते हैं, देखते हैं फिर. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में सब लोग जरूर Thank you, टाइम से ma'am. ज्वाइन ম্যাম करना. কিন্তু আমাদের তো আলাদা করে কোনো গ্রুপ নেই, ব্রডকাস্টের মেসেজ আসে, গ্রুপ না, আলাদা ওখানে করে তো কিছু নেই। একটাই গ্রুপ আছে তৃষা, একটাই গ্রুপ আছে, ওখানেই সবাই পিডিএফ লিংক ওখানেই পাঠিয়ে দেবে. আপনি আছেন ও গ্রুপে তৃষা? Ma'am, actually we receive it from a particular number. ক্লাসের লিংক যা কিছু আছে ব্রডকাস্টে আসে ও ডিরেক্ট নাম্বার থেকে ওখানে Okay, let me check today, yaar. Let me check. Okay, because in previous session I have already sent your name to the concerned department and they said they told you about this. But ठीक है, I'll check it again. Don't worry, वैष्णवी. ठीक है, मैं आज ही सर से बात करती हूँ and he will add you. Okay. I am Ma'am, also not actually we added in the receive it group. from a particular Alpha, number. What? Ma'am, we actually receive it from a particular number. I don't know. If Can you tell me that number? Yeah, ma'am. Let me know that number first. अल्फा, तुम भी चेक करके मुझे बताओ कौन सा नंबर है. Ma'am, it's If Vaishnavi is doing 90 the same number, 623 623 95123. 95123. Okay. And Gia, you are in the group, right? Gia, are you there? Avinav? Avinav? Yes, ma'am. Yeah, can you tell me the number, which group you are sending the PDF?
That WhatsApp number? That WhatsApp number. Yeah, 1 second. Let me open my WhatsApp. 1 second. Okay, okay. I'm waiting. 9062 Okay, 39 okay. 5123. Number is same, Vaishnavi. Then why you are not getting Yes, the ma'am. PDF? Maybe Abhinav, you are getting our PDF? ask her to check with the admin team. Like maybe she has been added to some other team, other group. The number will be same. Maybe she is not added to the right group actually. Okay, yeah, something is happening with them because administration has already told me that they are added in the group. But why they are not getting the PDF? This is the question. Okay, let me check once ম্যাম again. আমি কিন্তু অনেকদিন ধরে ক্লাস করছি, মানে অলমোস্ট 1 ইয়ার হতে চললো, কিন্তু এখানে আমাদের ব্রডকাস্টের আছে, কোনো আলাদা করে গ্রুপ নেই। মানে যেটা মেসেজ আসে ওনাদের ওখান থেকে যে নাম্বার দিয়ে আসে শুধুমাত্র আমার কাছে আসে, বা ব্রডকাস্ট ওনাদের যে গ্রুপ আছে ওখানে পাঠানো হয়, ওখানে কোনো Okay. কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নেই পার্টিকুলার। আচ্ছা, আপনি কি পিডিএফ আপনাকে সবাই পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আমার কাছে পিডিএফ আসছে। হ্যাঁ, তো পিডিএফ তো ইম্পর্টেন্ট আছে। তো তুমি তো হ্যাঁ, পিডিএফ মানে আমি বলতে চাইছি যে এটা ব্রডকাস্টে আসে, ব্রডকাস্ট মেসেজ আছে, কিন্তু ওটা গ্রুপ নয় তো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি, তারপর আমি জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। ओके ओके, अदरवाइज ठीक है, टेंशन मत लो वैष्णवी. Yeah, thank you, ma'am. Okay, चलो, good night everyone. If someone asks any question, just let me know here. Harish, how's your classes going on? You are new, na? Ma'am, fine, ma'am. Okay. Hope you understand everything. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Okay. So, Thank you, ma'am. Okay, good night everyone. Good night. Thank you. Bye. Good night. Good night.